हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस सीरीज का हम लोग पार्ट 29 देखेंगे। इस वीडियो में पार्ट 28 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे सवालों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। इस पूरे सीरीज में हम लोगों ने अब तक 950 सवाल कवर किए हैं। आज हम लोग 951 से आगे बढ़ेंगे। डैश बहुत कमज़ोर विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। यहाँ पर देखो, डैश बहुत कमज़ोर अपूर्ण विकसित, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था अपूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, तब जाकर के ये सवाल हमारा सही बनता। आंसर हमारा कंगारू हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एनिमल किंगडम के अंदर आप लोग फाइलम कॉर्डेटा पढ़ते हो। इस फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आप लोग एक क्लास पढ़ते हो, क्लास मैमेलिया पढ़ते हो। इस क्लास मैमेलिया के अंदर एक सब क्लास भी होता है, वो है मेटाथीरिया के जो जानवर होते हैं ये अंडे नहीं देते हैं। कुछ स्तनधारी होते हैं ऐसे जो अंडे देते हैं। जनरली हम लोग स्तनधारी के बारे में बोलते हैं कि ये अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे कि एकिडना, वो होता है सब क्लास प्रोटीथीरिया के अंदर। यह है सब क्लास मेटाथीरिया। इसके अंदर ये बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन ये जो बच्चा होता है ये इमैच्योर बच्चा होता है। जो स्तनधारी होते हैं उसका जो बच्चा होता है उसके गर्भाशय में ही वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, लेकिन जो मेटाथीरिया के जानवर होते हैं ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये परिपक्व कहाँ होते हैं? ये इमैच्योर होते हैं, और मैच्योर जाकर के होता है ये, यानी कि इसका जो पूरी तरह से डेवलपमेंट है ये होता है मार्सुपियल पाउच के अंदर, मार्सुपियल थैली के अंदर। यहाँ जो आप देख रहे हो ये मार्सुपियल पाउच, इसके अंदर आप ये बच्चा देख रहे हो। तो बच्चे का जो पूर्ण विकास है ये इस मार्सुपियल पाउच के अंदर होता है। तो कंगारू जो है ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देगा और फिर उसका बाद में पूर्ण विकास होगा मार्सुपियल पाउच के अंदर। इसीलिए यहाँ पर अपूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, ये होना चाहिए था। दूसरे और तीसरे आवर्त में है। पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे और तीसरे में 8-8 तत्व होते हैं, चौथे और पांचवें में 18-18 तत्व होते हैं, 18-18, छठे और सातवें में 32-32 तत्व होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि 2, 8, 8, 18, 18, 18, 32, 32। ए हमारा राइट आंसर। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ में कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी है। पानी के जो पार्टिकल्स हैं इनके पास जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, ये ज़्यादा है आइस के जो पार्टिकल्स हैं इसके तुलना में। ऐसा क्यों? यही आपसे सवाल पूछा गया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। देखो, पानी से बर्फ में कन्वर्ट कब होगा? जब ऊष्मा को प्राप्त करेगा ये आइस, यानी हम ऊष्मा देंगे, ऊष्मा ऊर्जा देंगे, तब जाकर के ये बर्फ पानी में बदलेगा। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, जब अवस्था में परिवर्तन होगा, यानी बर्फ से पानी में बदलना अवस्था का परिवर्तन है। जब अवस्था में परिवर्तन होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, ताप क्या होता है? नियत हो जाता है, तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर, और हम यहाँ पर ऊष्मा दे रहे हैं। तो जो हम ऊष्मा दे रहे हैं ये इसके तापमान में वृद्धि तो नहीं करवा रही है। जो हम ऊष्मा दे रहे हैं इसके कारण तापमान में वृद्धि नहीं हो रहा है, लेकिन अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। मतलब ऊष्मा का यूज तो हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज करने में नहीं। जो भी हम ऊष्मा दे रहे हैं ये तापमान में परिवर्तन करवा रहा है। तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इस ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण इनके पास गति अधिक होती है और ये एक दूसरे से दूर भागते हैं और तरल अवस्था में आ जाते हैं। ये जो ऊष्मा होता है इसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। गुप्त ऊष्मा गुप्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरली हम ऊष्मा देते हैं तो ये फीलिंग आती है कि तापमान में वृद्धि होगा, लेकिन यहाँ पर तापमान में वृद्धि तो होता नहीं है। गुप्त रूप से ये अवस्था में परिवर्तन करवाती है, इसलिए हम इसे गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है। एक अणु के अंदर जितने परमाणु होते हैं, आप जानते हो कि एटम्स जो होते हैं यही मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं।
जो परमाणु होते हैं यही मिलकर के अणु बनाते हैं। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने परमाणु होते हैं उसे उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इसकी परमाणुकता 2। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस है। ये समूह 18 हो जाएगा। जो हमारा ग्रुप नंबर 18 है आवर्त सारणी में, इसमें कौन कौन से तत्व है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सारे तत्व हैं। एक OG भी है। तो ये सारे के सारे गैसियस होते हैं। इनमें से कोई सा भी आप ग्रुप उठा लो, इसके तत्व गैस आपको नहीं मिलेंगे। निम्न में कौन सा कथन गलत है? यहाँ देखो वियुक्त बल लिखा हुआ है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता वियुक्त बल का मतलब क्या होता है। तो हम लोग इस सवाल के अंदर ये मानकर चलेंगे कि हमारे पास 3 ही विकल्प हैं। बल युग में होते हैं, ये सही है। जो बल होता है, जो फोर्स होता है, ये हमेशा पेयर में होता है, जोड़े में होता है। ये स्टेटमेंट सही है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न पिंडों पर लगते हैं, ये भी सही है। न्यूटन ने कहा था हर क्रिया बल के लिए एक प्रतिक्रिया बल होता है, समान परिमाण का होता है, विपरीत दिशा में होता है। जिससे पृथ्वी हमें अपनी ओर खींच रही है, हम पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहे हैं। बंदूक ने बल लगाई बुलेट के ऊपर, बुलेट ने बल लगाई बंदूक के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल है वो अलग अलग पिंड पे लग रहा है। जैसे ये पृथ्वी है और ये वस्तु है, तो पृथ्वी इस पर बल लगा रही है नीचे की ओर, तो ये वस्तु भी ऊपर की ओर एक बल लगा रहा है। यानी जो हमारा F1 होता है, ये F2 होता है, ये आपस में बराबर होता है, लेकिन दिशा में उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो क्रिया बल प्रतिक्रिया बल अलग अलग पिंड पर लगा। एक जो बल है ये पृथ्वी के ऊपर लगा और दूसरा इस वस्तु के ऊपर लगा, लेकिन दोनों समान परिमाण का है, लेकिन विपरीत दिशा में है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंडों पर कभी नहीं लगता है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। डैश लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। क्रमागत उन्नति को ही हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इवोल्यूशन, जैव विकास। इवोल्यूशन के ही अंदर हम लोग पढ़ते हैं जीव इस दुनिया में कैसे आया, कैसे उनमें परिवर्तन हुए, हम लोग का ओरिजिन कैसे हुआ और पहले हम कैसे थे, आज कैसे हैं। तो इन सब के बारे में, इतिहास के बारे में, जीवन के इतिहास के बारे में हम लोग इवोल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं। एनालॉगस का मतलब होता है समरूप अंग, समरूप अंग, और होमोलॉगस का मतलब होता है समजात अंग। इसके ऊपर एक सवाल है आगे, हम लोग वहां पर इसको डिस्कस करते हैं। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? पदार्थ की प्रकृति के बारे में जॉन डाल्टन ने कहा था। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। अलग अलग तत्व के परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग होगा, उसके जो रासायनिक गुणधर्म होंगे अलग अलग होंगे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उनके क्या सब निचोड़ है। अब यहाँ पर देखिए लेवोजियर और प्राउस्ट, लेवोजियर और प्राउस्ट इन दोनों ने मिलकर के नियम दिया था रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम। इसके अंदर 2 नियम है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। एक तो है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान का विनाश होता है और ना ही सृजन होता है, ना ही बनता है। दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम। मैंने इससे पहले आपको केवल लेवोजियर का नाम बताया था, लेकिन आप प्राउस्ट का भी नाम याद रखो। इससे पहले भी जो मैंने आपको बताया वो गलत नहीं बताया है, वो मैंने आपको बिल्कुल सही बताया हुआ है। कुछ किताबों के अंदर आपको प्राउस्ट का नाम भी नहीं मिलेगा, केवल लेवोजियर का नाम मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में ये दोनों नाम मेंशन है। तो आप ये दोनों नाम याद रखिए और विकल्प को देखते हुए आप टिक मारेंगे कि किस तरह से विकल्प दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो निश्चित अनुपात का नियम आपसे पूछ दे कि किसने दिया, तो आपका आंसर होगा प्राउस्ट। ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है सवाल कि निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया, और आपके एग्जाम में आने का भी पूरा चांस है। तो निश्चित अनुपात का नियम पूछ दे तो आंसर आप क्या डालेंगे? प्राउस्ट डालेंगे। आपके पास लेवोजियर होगा विकल्प में, उसके बावजूद भी आप प्राउस्ट ही टिक मारेंगे। अगर प्राउस्ट नहीं हुआ तो जाकर के आप लेवोजियर को आराम से टिक मार देना। यहाँ देखो रासायनिक संयोजन नियम के बारे में एनसीईआरटी के अंदर क्या सब लिखा हुआ है। वैज्ञानिक लेवोजियर ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम को स्थापित किया। यही चीज़ मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि लेवोजियर ने रासायनिक संयोजन के लिए 2 नियम दिए। ये 2 नियम कौन से हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। लेकिन फिर से एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि लेवोजियर और प्राउस्ट ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए। पहले इन्होंने कहा लेवोजियर ने 2 नियम दिए, फिर कहा लेवोजियर और प्राउस्ट ने मिलकर दिए।
ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप जानते हो, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। निश्चित अनुपात का नियम भी आप जानते हो। निश्चित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम या फिर निश्चित अनुपात का नियम एक ही चीज है। लेबोजियर और अन्य वैज्ञानिक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी दो या दो से अधिक तत्व, कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है और इस यौगिक के अंदर जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, वो एक निश्चित अनुपात में, स्थिर अनुपात में होते हैं। यानी उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है और ये रेशियो जो है मास का होता है, द्रव्यमान का होता है। अब इसी चीज को, ये जो स्थिर अनुपात का नियम है, इसी को प्राउस्ट ने एक अपने तरीके से एक स्टेटमेंट दिया। किसी भी यौगिक में तत्व एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसीलिए जब सवाल आपसे ये पूछा जाए कि निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया, तो आप आंसर प्राउस्ट डालेंगे। लेकिन आप जानते हो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये जो नियम है ये लेबोजियर और प्राउस्ट ने मिल करके दिए। तो इससे पहले जो भी मैंने आपको बताया वो गलत नहीं है, वो सही है। आपको ये नहीं समझना है कि इससे पहले आपको गलत बताया गया है। प्राउस्ट अगर नहीं हो तो आपको लेबोजियर ही टिक मारना पड़ेगा, और कुछ किताबों के अंदर आपको प्राउस्ट का नाम भी नहीं मिलेगा। जॉन डाल्टन के बारे में यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना। और जो अभी सवाल आपसे पूछा गया था कि पदार्थों के प्रकृति के बारे में सिद्धांत किसने दिया, तो उन्होंने यानी कि जॉन डाल्टन ने जो सिद्धांत दिए उनके ये सारे निचोड़ हैं। तो इन सब को भी आप क्या करेंगे, एक बार खुद से पढ़ लेंगे। ये सब आसान चीज़ें हैं, आप खुद से पढ़ के समझ भी जाओगे। एक बार तो आप इसको रीड कर ही लेना, एक बार तो बनता है इसको पढ़ना। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है, ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को डैश कहा जाता है। दूरी और बट्टे में समय ये होता है चाल या फिर बोल दो गति। तो हम यहाँ पर औसत चाल या फिर औसत गति को टिक मार सकते हैं। विस्थापन और बट्टे में समय ये होता है वेग। किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, देखो अभिलंबित किरण नहीं होगा, सिंपली अभिलंब होगा, ठीक है, सिंपली अभिलंब होगा यानी कि नॉर्मल होगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। एक ये है कि आपतित किरण, जो ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये सब एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। ये प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि जो अभिलंब होता है, जो आपतित किरण होता है और जो अपवर्तित किरण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये एक ही प्लेन में होते हैं। और उसमें होता यह है कि ये जो आपतन कोण होता है इसका जो साइन होता है यानी कि साइन आई, और जो अपवर्तन कोण होता है अपवर्तन, उसका जो साइन होता है यानी कि साइन आर, ये दोनों का जो रेशियो होता है ये नियत होता है, कांस्टेंट होता है, और इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि ये है आपतित किरण, ये है अभिलंब और ये है परावर्तित किरण, सॉरी माफ करना, अपवर्तित किरण। ये है आपका एंगल आई, ये है एंगल आर। तो ये जो साइन आई है, ये जो साइन आर है, इसका जो रेशियो है ये नियत होता है और म्यू के बराबर होता है, यानी इसको हम लोग म्यू बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आंसर बी हो जाएगा। परावर्तन के नियम में तो यह लागू होता ही है, परावर्तन के नियम में तो यह आता ही है, लेकिन अपवर्तन का नियम जब हम बोलेंगे तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा ना अपवर्तित किरण, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा अपवर्तित किरण, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? साइटोकाइनिन, ये सेल डिवीजन करवाएगा यानी कि कोशिका विभाजन करवाएगा। जिबरलिन, जिबरलिन ये बीज को अंकुरित करवाएगा, यानी कि जो सीड डोरमेंसी होता है यानी बीज का जो अंकुरन होता है इसको ये तोड़ता है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। या फिर कभी पूछ दें कि गन्ने की लंबाई को कौन बढ़ाता है, तो जिबरलिन आंसर हो जाएगा। गन्ने के अंदर जो नोड्स होते हैं, इन नोड्स के बीच में लंबाई बढ़ाने का काम ये जिबरलिन करता है। इन नोड्स के बीच में लंबाई बढ़ाने का काम जिबरलिन करता है। एब्सिसिक एसिड ठीक इसके उल्टा काम करेगा। ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा था यानी बीज को अंकुरित करवा रहा था। एब्सिसिक एसिड
को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, तनाव हार्मोन भी बोलते हैं। ये सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, यानी ये बीज को अंकुरित नहीं होने देगा और जिबरलिन ये बीज को अंकुरित करवाएगा। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है, तो आंसर एब्सिसिक अम्ल। पहले बीज अंकुरित होगा उसके बाद ही तो वृद्धि होगा ना, तो ये बीज अंकुरन होने ही नहीं देता है। ऑक्सिन, इसके बारे में याद रखेंगे, कभी आपसे पूछा जाए पौधे प्रकाश की दिशा में झुक जाता है किस हार्मोन के कारण, आंसर आपका होगा ऑक्सिन। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन हम बोलते हैं कि ये ऋणात्मक आवेश है और प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश है, यानी दोनों पर परिमाण बराबर होता है लेकिन नेचर अलग अलग होता है, विपरीत होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम टी। डैश में तंतु नहीं होते हैं, तंतु का मतलब होता है फाइबर्स। फाइबर्स का काम होता है स्ट्रेंथ देना, मजबूती प्रदान करना। तो ये किडनी में मिलेगा, हार्ट में मिलेगा, लीवर के अंदर मिलेगा, ब्लड में नहीं मिलेगा। ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा। परमाणु क्रमांक 17 किसका है, ये आपको पता होना चाहिए, क्लोरीन का है। क्लोरीन ये ग्रुप नंबर 17 का तत्व है। इसके अंदर जो तत्व आते हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। अब देखो फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या ये 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। जो फ्लोरीन है ये आवर्त 2 का तत्व है, क्लोरीन 3 का तत्व है, ब्रोमीन 4 का तत्व है, आयोडीन 5 का तत्व है और एसिटीन ये 6 का तत्व है, यानी कि आवर्त 6 का तत्व है। जब हम दूसरे से तीसरे आवर्त में आते हैं तो हम 8 जोड़ते हैं, 8। जब हम तीसरे से चौथे में आते हैं तो 18 जोड़ते हैं, फिर चौथे से पाँचवें में आते हैं तो भी 18 जोड़ते हैं, पाँचवें से छठे में आते हैं तो भी 18 जोड़ते हैं, सॉरी माफ़ करना 32 जोड़ते हैं, और छठे से सातवें में आते हैं तो हम 32 जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, परमाणु संख्या में। तो यहाँ देखो क्लोरीन का आपको पता है 17 जो कि दिया हुआ है। अब 17 से जस्ट नीचे जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक बोला है, तो आपको क्या करना है, इसमें 18 जोड़ देना है। जो क्लोरीन है ये तीसरे आवर्त का है, इसके जस्ट नीचे जो तत्व आएगा वो चौथे आवर्त का होगा। तो तीसरे से चौथे में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 18 जोड़ेंगे। तो इसमें 18 जोड़ दो, 35 आएगा, तो 35 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके जस्ट अगर नीचे आना हो तो भी हम क्या करेंगे, 18 जोड़ेंगे, तो आयोडीन का निकल कर आ जाएगा। फिर आयोडीन का जो निकल कर आएगा उसमें हम 32 जोड़ देंगे तो एस्टेटीन का निकल करके आ जाएगा। फिर एस्टेटीन के परमाणु क्रमांक में 32 जोड़ेंगे तो इसके जस्ट जो नीचे तत्व होगा उसका निकल करके आ जाएगा। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी एक समान होते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है, उन्हें समरूप कहा जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, मूल संरचना भिन्न होती है, कार्य एक समान होते हैं, इसे हम लोग समरूप अंग बोलते हैं, एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं। जैसे देखिए जो इंसेक्ट्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं, इन दोनों के पास विंग्स हैं, दोनों के पास क्या है, पंख है, दोनों इस्तेमाल करते हैं पंख को उड़ने के लिए। तो इंसेक्ट के पास जो विंग्स होते हैं, बर्ड्स के पास जो विंग्स होते हैं, इन दोनों का काम होता है उड़ना। इन दोनों के पास जो विंग्स हैं ये उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन दोनों की जो मूल संरचना है या फिर बोल दो जो आंतरिक संरचना है टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल अलग तरीके से ये दोनों विंग्स बने हुए हैं इंसेक्ट के अंदर और बर्ड के अंदर, लेकिन दोनों इस्तेमाल करते हैं उड़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन कार्य दोनों का एक ही है, उड़ना। उड़ने के लिए दोनों इस विंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो विंग्स हैं इंसेक्ट के अंदर, बर्ड के अंदर, ये कहलाते हैं समरूप अंग। इसके ठीक विपरीत होता है समजात अंग। यहाँ पे क्या होगा, कार्य जो है एक समान नहीं होगा, कार्य एक समान नहीं होगा, कार्य एक समान नहीं होगा, लेकिन जो मूल संरचना है वो एक समान होती है। जैसे देखो बर्ड्स के अंदर जो विंग्स हैं यानी जो पंख हैं, ये क्या है, 4 लिम्स ही तो होते हैं ना इसके। जो हमारे पास 4 लिम्स होते हैं, बर्ड्स के अंदर ये 4 लिम्स पंख बन जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। और हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास जो 4 लिम्स हैं यानी अग्रपाद, 4 लिम्स यानी कि अग्रपाद। या फिर आप कोई दूसरा जानवर ले लो, बकरी ले लो, गाय ले लो, भैंस ले लो, दूसरा जानवर ले लो आप, इनके पास जो 4 लिम्स हैं
इन दोनों का कार्य अलग अलग है। पक्षी करते हैं उड़ने के लिए इस्तेमाल और हम लोग करते हैं कुछ और ही कार्य के लिए इस्तेमाल, लेकिन दोनों की जो मूल संरचना है वो एक समान होती है। दोनों की मूल संरचना जो है वो एक समान होती है, लेकिन दोनों के कार्य जो है ये अलग अलग है। तो यहाँ पर जो पक्षी के पास पंख है और हमारे पास जो अग्रपाद है ये कहलाते हैं समजात अंग। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल डैश होगा। आप जानते हो बल जो है ये सदिश राशि है, दिशा का यहाँ पर मायने होता है। तो मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, इस पर एक बल लग रहा है 50 न्यूटन का इस डायरेक्शन पर, और इसी पर एक दूसरा बल लग रहा है ठीक इसके विपरीत इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का। तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इस पर नेट फोर्स हो जाएगा 0। जैसे मान लो आप है, आपको दो लोग खींच रहा है, एक लेफ्ट साइड खींच रहा है, दूसरा राइट साइड खींच रहा है, तो आप किधर जाओगे? दोनों समान परिमाण का बल लगा रहा है, यानी समान परिमाण से आपको खींच रहा है, तो आप कहीं पर भी नहीं खिसकने वाले हो। आप जहाँ पर हो वहीं पर रहोगे, 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो एक दूसरे का प्रभाव को ये खत्म कर देते हैं। एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? मतलब एक वृत्त है, इस पर क्या है, कोई पिंड गति कर रहा है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये समान वृत्तीय गति है, मतलब एक समान से ये गति कर रहा है, एक समान से ये गति कर रहा है वृत्तीय पथ पर। वृत्तीय गति के अंदर जो है आप चाल एक समान बोल सकते हो, गति एक समान हो सकता है, लेकिन वेग कभी भी एक समान नहीं होगा। वृत्तीय पथ पर कभी भी वेग जो है वो एक समान नहीं होता है, क्योंकि दिशा में लगातार परिवर्तन होता है और वेग सदिश राशि है, तो दिशा में परिवर्तन होने के कारण वेग में परिवर्तन होते रहता है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? लोहे की फाइलिंग में, लोहा क्या है? मेटल है। आप ध्यान में रखेंगे कि मेटल का जब हम अभिक्रिया करवाएंगे HCl के साथ तो सॉल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? यहाँ पर उत्सर्जन होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड तैयार होता है, लोह क्लोराइड, ये सॉल्ट हो गया। सी हमारा राइट आंसर। यहाँ पर मेटल मान लो तांबा हो गया, चांदी हो गया और सोना हो गया, ये अगर होगा और हम इसका रिएक्शन करवा दें HCl के साथ तो नहीं होगा, क्योंकि जो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी होती है उसमें ये तीनों तत्व जो होते हैं ये हाइड्रोजन से नीचे आते हैं। निम्न में कौन सी कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये सेल डिवीजन करवाएगा, कोशिका विभाजन करवाएगा। एब्सिसिक अम्ल को हम लोग तनाव हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सिन के कारण पादप जो है प्रकाश की दिशा की ओर झुक जाता है। जिबरलिन ये बीज को अंकुरित करवाएगा और एब्सिसिक अम्ल बीज को अंकुरित होने से रोकेगा। जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? इसे हम लोग तनुकरण बोलते हैं। तनुकरण को हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी को मिलाना। जैसे मान लीजिए कि इसमें HCl था और इसमें पानी मान लो पहले था 100 ml, तो आप जानते हो जल में जैसे ये अम्ल जाएगा ये HCl टूट जाएगा H+Cl- में, H+Cl- में टूट जाएगा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने पानी को बढ़ा दिया। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया 200 ml और HCl है इसके अंदर, यानी अभी भी इसमें क्या है H+Cl- है। अब अगर मैं यहाँ पर 1 ml लूँ और यहाँ पर भी मैं 1 ml लूँ और H+ आयन की संख्या को अगर मैं काउंट करूँ तो बताओ कहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा? इस वाले 1 ml में ज़्यादा मिलेगा या फिर इस वाले 1 ml में ज़्यादा मिलेगा? इस वाले में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ टोटल वॉल्यूम 100 ml ही है और यहाँ कितना है 200 ml है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रति इकाई आयतन में आयन की सांद्रता में कमी हो गई, इसे हम बोलते हैं डाइल्यूशन। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ऊर्ध्वपातन बोले तो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये भी ऊर्ध्वपातित होता है।
जो कपूर होता है, कैम्फर, ये भी उर्ध्वपातित होता है। आप आयोडीन का भी नाम ध्यान में रख सकते हो, ये भी उर्ध्वपातित होता है। 8 ओम प्रतिरोध की तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। बोर्ड वाले ने इसका आंसर 2 ओम दिया हुआ है, इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा इस सवाल का। देखिए आप जानते हो R बराबर हमारा होता है रो L/A होता है। कई बार आपको बता चुका हूँ R डायरेक्टली L के होता है और R इन्वर्सली A के होता है। अगर यहाँ पर तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा, यानी प्रतिरोध जो है 16 ओम हो जाएगा। बोर्ड वाले ने इसका आंसर 2 ओम दिया हुआ है, तो ये गलत है। ऐसे भी यहाँ पर देखो सवाल में ये क्लियर नहीं चल रहा है कि तार की लंबाई को जो दोगुना किया गया है ये किस प्रकार से किया गया है। देखिए तार की लंबाई को दोगुना हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। तार की लंबाई को हम दोगुना 2 प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास ओरिजिनल तार था, ये हमारे पास ओरिजिनल तार था, कॉपर का तार था और इसकी लंबाई L है। 2 तरीके से तार को हम दोगुना कैसे कर सकते हैं। पहला तो ये है, हमने एक दूसरा तार ले आया, ये तार भी कॉपर का होगा, ये तार भी कॉपर का होगा। हम मार्केट जाते हैं और एक दूसरा तार खरीद करके ले आते हैं जो कि इसके डबल लेंथ का था। अंतर आप समझिएगा, ये ओरिजिनल तार था जिसकी लंबाई L थी। हम मार्केट जाते हैं, सेम तार, सेम मटेरियल का, कॉपर का, हम एक डबल लेंथ का तार लेकर आते हैं। तो पहले अगर इसका प्रतिरोध R था तो अब इसका प्रतिरोध 2R हो जाएगा, क्योंकि R डायरेक्टली L के होता है और R इन्वर्सली A का होता है, यानी मोटाई के होता है। तो यहाँ पर मोटाई चेंज नहीं हुआ है, केवल लंबाई चेंज हुआ है। हम तो सेम तार खरीद कर लाए हैं ना, बस लंबाई हमने दोगुना किया है यहाँ पे। दूसरा तरीका तार को दोगुना करने का ये है कि हम मार्केट से दूसरा तार खरीद करके नहीं लाएंगे, हम इसी तार को क्या करेंगे, खींच करके लंबा कर देंगे। आप इमेजिन करो आपके पास एक तार है, उसके लंबाई को आपने खींच करके दोगुना कर दिया। तो जब आप लंबाई को दोगुना करोगे खींच करके, तो क्या तार के पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी जो मोटाई है, ये भी तो बदल जाती है ना, ये भी तो चेंज हो जाएगा ना। इसलिए देखो यहाँ पर ये जो तार है, ये इसी तार को, पहले वाले को खींच करके दोगुना कर दिया है इसके लंबाई को, जिसके कारण ये तार की जो मोटाई है पहले से कम हो गई है। यहाँ पर R डायरेक्टली L² हो जाएगा और R इन्वर्सली A² हो जाएगा। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। तो सवाल में तो ये पता नहीं चल रहा है कि तार की लंबाई को दोगुना किया तो कैसे किया, खींच कर किया या फिर दूसरा तार को ले करके आया। अगर मान लो ये तार को खींच करके किया होता तो जो नया प्रतिरोध होता हमारा वो 4 × में 8 हो जाता, यानी कि 32 हो जाता, 32 ओम हो जाता, क्योंकि R डायरेक्टली L² हो जाएगा अगर खींच करके दोगुना किया तो तार की लंबाई को हम दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध पहले के 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि L² है यहाँ पर। 2 पिंडों के बीच बल सदैव समान होता है, विपरीत दिशा में होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है। ऊष्मारोधी यानी कि ऊष्मा को अपने से होकर के पास नहीं होने देता है। यहाँ देखो तांबा है, धातु जो है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। यहाँ देखो सारे के सारे धातु ही हैं। चांदी तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक है और ऊष्मा का भी सबसे अच्छा चालक है। उसके बाद यहाँ देखो एल्यूमिनियम है, ये भी धातु है। इस वाले में देख लो एक भी आपको धातु नजर नहीं आएगा, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है, गलत हो जाएगा। क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को सांस के जरिए अंदर लेते हैं। ये जो ऑक्सीजन गैस है ये लंग्स में आती है, लंग्स से आने के बाद ये हमारे ब्लड में आती है और ब्लड में आने के बाद कोशिका के अंदर। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ठीक उल्टा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस ब्लड के अंदर आती है, उसके बाद लंग्स में, और फिर हम उसे क्या करते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है, सही है, फेफड़ों से रक्त में, और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में, ये सही है। डैश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है, आंसर हो जाएगा डॉग फिश यानी कि शार्क। यहां देखो आप, जो जेली फिश यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सिल्वर फिश लिखा हुआ है, जो स्टार फिश लिखा हुआ है, ये सब मछली नहीं है,
ये सब फॉल्स फिश हैं, ये सब वास्तविक मछली नहीं है। वास्तविक मछली इसमें केवल डॉग फिश है। यहाँ देख लो मैंने लिख दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये टेबल, अच्छे से ध्यान में रखिएगा, दिमाग में घुसा लो। जेली फिश ये फाइलम निडेरिया के अंदर आएगा। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा के अंदर आएगा। क्रेव फिश आर्थ्रोपोडा के अंदर आएगा। रेजर फिश, कटल फिश, डेविल फिश ये सब फाइलम मोलस्का के अंदर आएगा। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर आएगा। हैग फिश ये कॉर्डेटा के अंदर आएगा। ये सारे के सारे फॉल्स फिशेज हैं, यानी ये सारे जो हैं भले ही इसमें क्या है फिश लगा हुआ है, मछली लगा हुआ है, लेकिन ये वास्तविक मछली नहीं है। कहने को सिर्फ मछली है नहीं। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए जो धातु होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हुआ तो यह धातु हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जो सारे विकल्प दिए हुए हैं, इसमें सबसे जो बेस्ट आंसर हमारा होगा ये सी हो जाएगा। धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे बेस्ट जो हमारा आंसर होगा ये हो जाएगा। समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब डैश एटीएम होता है। समुद्र तल पर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक यानी कि वायुमंडलीय दाब के बारे में पूछा गया है, वो 1 एटीएम होता है। 1 एटीएम होता है जो कि बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के 760 टॉर के। पास्कल के जब आप न्यूटन मीटर पर स्क्वायर भी लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 जूल बट्टे में 1 सेकेंड बराबर क्या होता है? जो हमारा पावर होता है ये वर्क या फिर बोल दो एनर्जी बट्टे में क्या होता है? टाइम होता है, समय होता है। तो अगर हम वर्क 1 जूल करते हैं 1 सेकेंड में तो हमारे पास कितनी शक्ति है? 1 वाट। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ डैश से संबंधित है। तो बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब मापते हैं और सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं। आवृत्ति बीजियों के प्रजनन अंग डैश में स्थित होते हैं। आवृत्ति बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म ये होते हैं फ्लावरिंग प्लांट यानी कि फूल देने वाले पादप। फ्लावरिंग प्लांट है ये, यानी कि इनके पास क्या है? फ्लावर है, फूल है, और फ्लावर ही इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जननांग होता है। तो सी हमारा राइट आंसर। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? मान लीजिए एक स्प्रिंग तुला है और इस पर एक पत्थर बंधा हुआ है। मान लो इस पत्थर का जो द्रव्यमान है वो 5 kg है, तो इसका भार कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन हो जाएगा। अगर हम जी का मान यहाँ पर 10 ले लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो रीडिंग यहाँ पर कितना दिखाएगा? 50 न्यूटन दिखाएगा। अभी ये क्या है? हवा में है। अभी ये हवा में है। मान लो मैंने इसको पानी के अंदर डाला, मैंने क्या करा? इसको पानी के अंदर डाला ऐसे, ठीक है। अभी मैंने मान लो कि आधा मैंने डुबाया है इसको, पानी के अंदर मैंने इसको डाला, इसका द्रव्यमान 5 है। तो नीचे की तरफ जो है 50 न्यूटन का बल लगेगा। और आप जानते हो जब हम पानी में डुबोते हैं तो ऊपर की ओर एक अपथ्रस्ट फोर्स काम करता है। तो चाहे जो भी फोर्स हो, मान लो मैंने यहाँ पर F1 मान लिया मान लो, तो यहाँ पर जो रीडिंग होगा वो पहले से ज़्यादा होगा या कम होगा? पहले से कम होगा ना, क्योंकि अब इस भार के प्रभाव को कम करने के लिए ऊपर की दिशा में एक और बल काम कर रहा है, उत्क्षेप बल बोल दो या फिर उत्प्लावन बल बोल दो। तो यहाँ पर जो रीडिंग है ये 50 न्यूटन से कम आने वाला है। कितना कम आएगा? F1 आप घटा दो, इतना कम आएगा। और ये F1 का मान कितना होगा? जितना ये वस्तु पानी को विस्थापित करेगा उसका जो भार होगा उसके बराबर। तो अभी ये आधा डूबा हुआ है तो पानी को कम विस्थापित कर रहा है, यानी उसका भार कम होगा। जब ये पूरा का पूरा डूब जाएगा तो ये मैक्सिमम पानी को डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा, यानी इसका भार, पानी का भार जो होगा वो अधिकतम होगा। और जब अधिकतम होगा तो यहाँ पर हम अधिकतम मैक्सिमम माइनस होगा, तो 50 न्यूटन में से मैक्सिमम माइनस होगा, तो जो रीडिंग है वो न्यूनतम आएगा। तो सबसे कम भार दिखाएगी जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, यानी पानी में पूरी तरह से क्या हो? डूब जाती हो। चौथे और 5वें आवर्त में अभी आपने देखा था 2, 8, 8,
18 18 32 32। पहले आवर्त में 2 तत्व, तीसरे चौथे में 8 8, पाँचवें छठे में चौथे पाँचवें में 18 18। तो हमसे चौथे पाँचवें पूछा है तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। छठे सातवें में 32 32। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्थान के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार समान रहता है, ये गलत हो जाएगा। देखो, जो द्रव्यमान होता है और जो आपका भार होता है, वेट होता है, इन दोनों में अंतर ये होता है, ये जो वेट होता है ये तो फोर्स होता है और ये W बराबर mg होता है। g का मान आप जानते ही हो, स्थान परिवर्तन से परिवर्तित हो जाता है। जब g का मान परिवर्तित होगा हम बोल सकते हैं कि W का मान परिवर्तित होगा, यानी कि भार परिवर्तित होगा, लेकिन द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान का तो मतलब ये होता है कि वस्तु के अंदर टोटल कितना पदार्थ है। तो चाहे आप वस्तु को कहीं पर भी उठा करके ले जाओ, इसके अंदर जो मटेरियल भरा पड़ा है ये थोड़ी ना बदलेगा, इसमें कमी थोड़ी ना आएगी। इसीलिए द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, जबकि भार जो है स्थान परिवर्तन के साथ बदल सकता है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है, जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। भार किस लिए बदलेगा? g का वैल्यू चेंज हो जाता है, इसीलिए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g की खोज की। g का मान आपको पता होना चाहिए, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और बट्टे में kg स्क्वायर। इस g के मान को कैलकुलेट किया था हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की भी खोज की थी, लेकिन हाइड्रोजन का ये जो नाम है हाइड्रोजन, ये दिया था लेवोजियर ने। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? देखो, एटम्स जो होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, अणु बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बना देते हैं? कंपाउंड बना देते हैं। पदार्थ चाहे तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, सबसे छोटा जो कण होता है वो परमाणु ही होता है। सबसे छोटा जो कण होता है वो परमाणु ही होता है। लेकिन जो परमाणु होते हैं वो इंडिपेंडेंटली या फिर बोल दो मुक्त रूप से फ्रीली जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। ज़्यादातर जो एटम्स होते हैं वो फ्रीली अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फ्रीली एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लाइनें और होनी चाहिए थी कि यौगिक की सबसे छोटी इकाई या फिर सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहा जाता है, तब आंसर हमारा अणु होता। बोर्ड वाले ने इसका आंसर अणु दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि स्वतंत्र रूप से रह सकता है। उस कण को हम क्या बोलते हैं? उस इकाई को क्या बोलते हैं? यौगिक के उस इकाई को क्या बोलते हैं? तब आंसर हमारा अणु होगा, अदरवाइज परमाणु ही होगा, क्योंकि सबसे छोटा कण चाहे तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, परमाणु होता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? जो आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो, स्थितिज ऊर्जा लिखते हो, mgh, यही होता है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य। किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। देखिए, यह वस्तु है, पॉइंट ए पर था, अब इसको उठा करके लेकर गया पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर उठा करके जो लेकर गया, तो दो रास्ते हैं। एक तो सीधा क्या करा, उठा करके यहाँ पर लेकर गया, हाइट h है। दूसरा तरीका यह है कि उसको उठा करके देखो, पहले ऐसे ले गया, फिर ऐसे ले गया, फिर ऐसे ले गया, फिर ऐसे ले गया, तब जाकर के ये पॉइंट बी पर पहुंचा है। तो यहाँ पर जो h होता है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो हम h लिखते हैं, ये जो h है ये बस इस बात पर डिपेंड करता है कि पहले कहाँ था और बाद में कहाँ है, लास्ट में कहाँ है, फाइनली कहाँ पर पहुंचा। उसके बीच का जो डिस्टेंस है वही हम h लेते हैं, ना कि हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे ये गया है। मतलब हम ये नहीं करेंगे कि इस लंबाई को जोड़ेंगे, इस लंबाई को जोड़ेंगे, फिर इस लंबाई को, फिर इस लंबाई को, फिर इस लंबाई को, तब हमारा h होगा। नहीं, हम केवल अंतिम और प्रारंभिक स्थिति को देखेंगे और इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा यही हमारा h हो जाएगा। यही सवाल पूछा गया था आपसे। विकल्प में हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आंसर। जब पौधे की भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखो, यहाँ पर अनुपस्थिति नहीं होगा, प्रकाश के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, विपरीत दिशा में होगा। इसे हम बोलते हैं ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन, यानी कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म प्रकाश की दिशा में अगर गति हो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, प्रकाश की दिशा में हो। जैसे जो तना होता है,
प्लांट का जो स्टेम होता है, तना होता है, वो प्रकाश की दिशा में मुड़ता है। जैसे यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ से प्रकाश अगर उत्सर्जित हो रहा है तो ये प्रकाश की दिशा में मुड़ रहा है। ये होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, प्रकाश की दिशा में। लेकिन जो जड़ें होती हैं वो प्रकाश से दूर भागती है, तो हम बोलते हैं कि ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है, यानी कि ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन है। डैश तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है। आवर्ती विशेषता यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उनके अंदर हम लोग एटम का साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। यही होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अनुपात के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। समय के साथ मतलब कोई ग्राफ है, यहाँ पर वेग है, यहाँ पर टाइम है, और ये जो ग्राफ दिखाएगा ये क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि वेग समय ग्राफ। ये हमारा राइट आंसर। किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो धातु कहलाएगी। एक मिश्र धातु है जिसमें एक कोई सा भी धातु है और दूसरा क्या है, मरकरी है, इसे हम लोग अमलगम बोलते हैं। कांसा होता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज ये मिश्र धातु है कॉपर और टीन का। पीतल होता है ब्रास, ये मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का। सोल्डर ये मिश्र धातु है लेड और टीन का। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डैश के ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो कोयला और पेट्रोलियम ये सारे जो जीवाश्म ईंधन है, इनमें नाइट्रोजन होता है, इनमें सल्फर होता है, कम अमाउंट में होता है लेकिन होता है। जब ये जलता है तब यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिलते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स मिलते हैं, और ये वायु प्रदूषक होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फर और नाइट्रोजन। सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये सारे क्या होते हैं, वायु प्रदूषक होते हैं, यानी वायु को ये प्रदूषित करते हैं। और फिर यही क्या होगा, जो रेन होगा, बारिश का जो पानी होगा, इसके साथ मिल करके एसिड रेन बना देगा, अम्लीय वर्षा बना देगा। अगर एसिड रेन हुआ तो जो मिट्टी है इसका जो pH होगा ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो जो प्लांट होगा वो सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। एक गोलाकार दर्पण जिसकी त्रिज्या r है कि फोकस दूरी कितनी है, तो r बराबर f/2 होता है, माफ़ करिएगा, f बराबर r/2 होता है। फोकस दूरी कितनी होगी, तो f = r/2। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक अणु है तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 12 और एक ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, यहाँ पर 2 है तो 32, तो ये 4 और ये 4, 44 U हो जाएगा। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, इस U को हटा दो, ग्राम लगा दो, ये हो जाएगा 1 मोल का मास। 1 मोल का मास 44 ग्राम। तो 10 मोल का मास कितना हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 440 ग्राम। ठीक है, ग्राम में होगा, U में नहीं होगा, ग्राम में होगा। 10 मोल में 440 ग्राम। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से डैश होता है। लोहे की कील पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, अधिक। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। पानी का घनत्व आप याद रखेंगे, पानी का जो घनत्व होता है ये होता है 1000 kg/m³। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 ग्राम/cc। 1 ग्राम/cc। डैश अंडप का भाग नहीं है। अंडप को हम लोग कार्पल बोलते हैं, इसी को हम लोग पिस्टिल भी बोलते हैं, पिस्टिल। तो ये आपका स्टिग्मा होता है, ये आपका स्टाइल होता है, और ये होता है ओवरी। ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, यानी ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, और ये है अंडाशय। वर्तिकाग्र, अंडाशय और स्टाइल यानी कि वर्तिका। पुंकेसर नहीं हो जाएगा। पुंकेसर होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फूल के अंदर जो नर जनन अंग होता है उसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। मानव में नर युग्मक यानी कि जो मेल गैमीट होता है,
मेल गैमीट यानी कि जो स्पर्म होता है उसमें बताना है लिंग गुणसूत्र के बारे में कि कौन सा होता है। तो आप जानते हो या तो X होगा या फिर Y होगा, या तो X या Y। निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो सोडियम के बाद यहाँ पर मैग्नीशियम आएगा। हम जा रहे हैं आवर्त में, ठीक है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है और उसके बाद जाकर के सिलिकॉन आता है। ये आपका हो जाएगा आवर्त संख्या 3। तो जब हम आवर्त में जाते हैं बाएं से दाएं, क्या होता है? साइड छोटा होता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा, सबसे छोटा सोडियम, सॉरी सबसे बड़ा सोडियम। सबसे बड़ा पूछा है ना, सबसे बड़ा सोडियम और सबसे छोटा यहाँ पर सिलिकॉन। तो 1000 सवाल हमारे यहाँ पर पूरे होते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।